बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 आइज इन दिल्ली में आज हमारा क्वेश्चन है रोल ऑफ वुमेन्स, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 पे आज हम बात करते हैं। कोटेशन से ही बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि बेगम वहीद जो है ना, ये बात कर रही है असगर के साथ। असगर को कहती है, असगर तुम इतने परेशान ना हो मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं होना। आमना कहती है कि वो तो पक्की तैयार है। दरअसल ये रिश्ते की बात उसको कह रही है ना, जैसे ताई अम्मा उसकी उसको बता रही है। कहती दरअसल तो वो अपना पहले से दिमाग बना चुकी है कि बेगम शहबाज से वो बात करेगी। बेगम शहबाज है उसकी माँ, बल्कि इसकी। अब अब्बा जो आएंगे ना, विल कम अराउंड इन दैट। ये जो हमारे अब्बा होते हैं ना, यानी तुम लोगों के बाप जो होते हैं ना, आखिरकार वो माननी ही पड़ती है उन्हें रिश्ते की बात के। सास ने बहू के साथ रहना है तो इट्स मीन जनाब बहू वही चुनेगी जिसके साथ उसने गुजारा करना है। ये सारी बातें कह के ना उसको तसल्लियां देती है। अब बेगम निहाल जो होती है ना, वो हमें दिखाई गई है एक नुमाइंदा खवातीन की, और वो ओल्ड जनरेशन की नुमाइंदा है। अब ओल्ड जनरेशन होती है, उसकी कोई आवाज नहीं होती, कोई शनाख्त नहीं होती, और वो बस पहचानी जाती है अपने ताल्लुक के साथ जो उसका शोहर के साथ होता है। अब ये जो पढ़ने वाले रीडर जो होते हैं वो नहीं जानते कि रियल नेम क्या है इन खवातीन के, जो नहीं दिखाए गए। कोई चेंज नहीं उनकी जिंदगी में दिखाया गया, उसी तरह से दिखाई जाती हैं जैसे वो होती हैं। अगर हम मामला देखें उस तवाइफ का जो कि बबन जाम थे, कोई शनाख्त नहीं है उसकी, ऐसी जिंदगी गुजारी, ऐसे मर गई, नक्स की बीवी नक्स की माँ, बस बेटी बेटी थी और कोई शनाख्त के बगैर थी। उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे वो एक बेकार चीज है, बेकार, बस दूसरों की खिदमत करने के लिए आई है और कुछ नहीं है। इसी तरह से वो सिर्फ और सिर्फ एक तजस्सुस खुशी का मीर निहाल के लिए जरिया थी, और वो माँ के लिए, अपनी माँ के लिए एक आमदनी का जरिया थी। इसी तरह से बड़ी मिजरेबल हालत दिखाई है उसने। उसकी डेथ के बाद, उसके मातम के ऊपर जब उसकी डेथ होती है, तो उसकी माँ जो होती है वो कितना डाल रही होती है कि हाय मेरी तो दियारियां मर गई, अब क्या बनेगा। उसकी माँ और मीर निहाल जो होते हैं वो मातम कर रहे होते हैं असल में अपने आप के ऊपर। मीर निहाल तो मातम करता है अपनी ओल्ड एज के ऊपर, और फिर जो उसकी माँ होती है वो अपनी तन्हाई और पैसे के लिए पिट रही होती है कि बेटी चली गई अब क्या बनेगा। मीर निहाल जो है वो उसके जनाजे में शिरकत नहीं करता। ये शो करता है डबल स्टैंडर्ड, सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड दिखाया जाता है खवातीन का, और स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स का। कैसे वो उसकी शिरकत करे, कभी भी नहीं करेगा। बेगम शहबाज ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खातून है। पूरे नावल के अंदर सिर्फ एक ही खातून है जो चिलाको मासी किस्म की हमें मिली, और ये बल्कि इसकी माँ है। अब इसको जो दिखाया गया, इसका नजरिया बिल्कुल साफ है, और बड़ी अपनी अना पसंद और होशियार किस्म की खातून है, और वो अपने हस्बैंड की मौत को बिल्कुल दिल पे नहीं लेती। ठीक है, जिंदगी थी, जितनी लिखी हुई थी, चला गया, अब मैं क्या करूँ, नेल पॉलिश लगाना बंद कर दो, रंगीन कपड़े पहनना बंद कर दो। ये इस किस्म की खातून होती है। ये जो होती है ना मिर्जा शहबाज, वो हार्ट अटैक उनको आ जाता है, और फिर जनाब वो पहनी रखती है अच्छे अच्छे क्लोथ, इंजॉइंग करती है खाना, बातें करती है लोगों के साथ। यानी वो ये नहीं करती कि बंदा मर गया तो मैं साथ ही सती हो जाऊं। अपने आप से बड़ा प्यार करती है। ये बिल्किस की माँ का करेक्टर है सारा, और उसने कहा ऐसी औरतें ही होती हैं जो जिंदा रहती हैं माशरे के अंदर, जो परवाह नहीं करती किसी चीज की। बड़ी बाहौसला खतून है, इसीलिए तो इनकार कर देती है असगर को। जब असगर कहता है कि बिल्किस को मैं अटेंड नहीं कर पाया, और साथ ही वो देखता है कि मेरा प्रपोजल जोरा के लिए ले लो, बिल्किस तो मर गई है, चलो जोरा का हाथ मुझे दे दो, पक्का इनकार करती है, चल भाग यहाँ से, बेटी हमारी जो थी तूने दुखों में रखी, दूसरी का हाथ मांग रहा है। बड़ी पुरअज़म खातून होती है, और उसका इस्तेमाल भी करती है, अपने अकायद का पक्का पक्का इस्तेमाल करती है। अहमद अली ने कहा जनाब इसको पोर्ट्रे इसलिए किया कि ये एक वो किरदार है और एक वो वाहिद खातून है बेगम शहबाज जो गुजारा कर सकती है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। याद रखिएगा इसका किरदार। मीर निहाल की जो सबसे बड़ी डॉटर होती है बेगम वहीद। बेगम वहीद का नाम भी नहीं बताया गया, एक विधवा होती है, और 19 साल, अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा करें 19 साल की उम्र में बेवा हो चुकी है, और उसको इजाजत ही नहीं है। मजहब में तो इजाजत है कि जनाब शादी कर लो, लेकिन सोशल कोड अंडरलाइन करें, उसमें इजाजत नहीं है कि आप दूसरी शादी करें। खतून दूसरी शादी करे, उसको अपनी तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ती है। उसकी दिलचस्पी उसके बच्चे ही रह गए हैं, 2-3 बच्चे होंगे उसके। अब इसकी भी कोई
आइडेंटिटी हमें नहीं दिखाई गई, उसका कोई असली नाम हमें नहीं पता चला गया, उसके कोई भी मदार हमें पता नहीं चलते। बेगम वहीद बस कहा जाता है। अहमद अली चाहता है कि दिखाए किस तरह से ये औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा था और वो जिम्मेदार थी अपनी इस हालत जार की बजाते खुद। ये जो सारी की सारी उन्होंने इक़्तिदार को चूज कर रखा था, इसके बजाय कि अपने हक के लिए लड़ती और मेरा हक रखो, वो सादा हक ऐसे रख, लेकिन ये वो खवातीन नहीं थी। वो कुर्बान कर देती हैं तमाम इक़्तिदार को, तमाम अपने ऑर्डर को, डिसऑर्डर को, इस खातर के जनाब मास्टरी में इजाजत नहीं है, माशरा नहीं करता कि खवातीन को ये मिले। वो नहीं इस मामले को बर्दाश्त कर सकती कि कोई भी किस्म की गुफ्त तशनीद करें और बताएं जनाब के माशरे में क्या चीज चल रही है। बिल्किस का एक ऐसा किरदार है जो कि ग्राम दिखाया गया है, बड़े ही सख्त मजहबी दौर के अंदर, घर में हाफिजा है, कुरान है, बड़ा जनाब आप यहाँ पर हिलना नहीं है यहाँ से, और दुपट्टा लेना है, इधर उधर होना है, उसको बड़ी ज्यादा हदायत मिल जाती हैं। और जब उसकी वो लाइफ आती है जो शादी के बाद आती है, असगर को वो उन हालात से गुजरना पड़ता है जिसमें वो उसको तस्कीन नहीं दे पाती है। वो साबित होती है एक गैर रोमानवी खातून, वो मोहब्बत की बातें नहीं करती है, मुकम्मल तौर पर बेखबर होती है कि किस तरह से ये अपने बंदे को फांसे, अपने बंदे के साथ जाने रोमानवी बातें करे, कैसी बातें करें, वो अपने ही हस्बैंड से जिसे कहते हैं ना, किस तरह से करे। और लेकिन हस्बैंड क्या रहता है, हस्बैंड उसके लिए तरसता है कि मेरी बेगम मुझे रोमानवी बातें करे जैसे मुश्तरी बाई करती है। ये लव है उसका, ये उसकी शादी है, शादी के बाद भी उसमें कोई फीलिंग्स नहीं चेंज होती हैं, और खौफ खाती है, अब बंदे के सामने बात नहीं करती ज्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल जज्बाती तौर पर उसमें जो अटैचमेंट है वो नहीं होती है, बल्कि इस कुर्बान कर देती है अपनी जिंदगी और मौत को तरजीह दे देती है। टीवी लगा लेती है ना अपने आप को सोच सोच के वो मोहब्बत करती है अपने शौहर असगर के साथ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। जैसे वो मिसेस रमजे हमने भी देखी है, वो जवाब देती है असगर को, आई वाज bewildered, मैं तो bewildered हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ जब मैं आपको देखती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ जाऊँ, अपने आप को कहाँ छुपाऊं शर्म के मारे। ये अपने शोहर को जवाब दे रही है। तो शोहर जो है वो बड़े मॉडर्न किस्म के, हमारे पहले से इंग्लिश शोहर है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता। अब वो इस तरफ से जो उसकी अपनी काबिलियत होती है वो उसे जाने नहीं देती अपने शोहर के पास कि वो जाके उससे मोहब्बत का इजहार करे, और असगर को सोच लग जाती है कि ये बेगम फजूल है, चलो मुश्तरी बाई के साथ चलते हैं, कुछ बातें तो खट्टी मीठी करती है वो मेरे साथ, ये तो बात ही नहीं करती। वो बन जाता है मुख्तलिफ, बड़ा ही बरक्स होता है इसकी तरफ, पहले इससे प्यार से ब्याह कहलाता है। अब वो देखता है कि ये जो जिंदगी है उसके बाद वो तकरीबन मौत के मुंह में चली जाती है, और असगर को इजाजत दे देती है कि असगर आप दूसरी शादी कर लो, आप मुझसे खुश नहीं हो, आप दूसरी बेगम ले आओ। इसी वक्त जो वुमेन्स थे वो एक बोझ समझी जाती थी, जैसे कि शादी दिखाई है, इस बंदे का नाम याद रखिएगा, शेख मोहम्मद साकिब। 14 साल की उसकी एक जो ओल्ड नीस होती है ना, उसकी शादी वो गफूर से कर देता है, जो कि बड़ा ही अहम दिखाया गया है, और इसको डिस्क्राइब किया गया है इन हालात के अंदर कि औरतें जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे उनके साथ सलूक किया जाता है। बहुत बड़ी वजह दिखाई गई है उसकी शादी की, जनाब को लड़की है और सिर्फ एक बोझ है, वो कंधों पर बोझ है, अपने अंकल के माँ बाप है कोई नहीं, और माँ बाप की वफात हो चुकी हुई है, और ये समझी जाती है कि जनाब इसकी एज के डिफरेंस को काउंट नहीं किया जाता। अगर ये अंदाजा करे 14 साल की है, तो वो जो हमारा गफूर है वो अंदाजा कर ले 40 साल का होगा, ये बेचारी मर जाती है। इसी तरह से जो कपल दिखाया गया है, ये बस वो बड़े कोशिश करते हैं जान छुड़ाओ इन जिम्मेदारियों से, भेजो इन्हें अगले घर के अंदर। और शादी के बाद वो बेचारी मर जाती है क्योंकि उसको अल्सर हो जाता है उसके वॉर्म के अंदर। वॉर्म भी जाहिर आपको पता है ना, बस वो जच्चगी की प्रॉब्लम्स ही हो जाती हैं इसको भी। अब इसी दौरान में ये होता है कि बहुत छोटी एज में मर जाती है क्योंकि उसका शौहर बहुत स्ट्रांग होता है, और वो एक यानी हैवी आदमी होता है, वो उसका बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इसी तरह से जनाब हमारी ये मेहरू की शादी अगर दिखाई गई है, अहमद अली ने उसकी शादी दिखाई, तो उसने कोशिश की कि वो बताए कि कौन से गंदे रवैये हैं,
कौन सी बुरी अशकाल हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी में पाई जाती थी। जब शादी हुई, शादी का इंतजाम हो गया, फैसला हो गया, पेरेंट्स ने भी फैसला कर दिया, वो लड़की जो है उसको कोई चॉइस दी नहीं गई थी कि तुमसे पूछा जाए, वो बड़ी हो गई जनाब उसी तरह से इंडियन एटमोसफेयर के अंदर। और ये जो सारी की सारी बातें थी इन पर जोर दिया गया कि दबाओ दबाओ दबाओ, अपने जज्बात को दबाओ, तुमने अगले घर जाना है, तुमने नहीं घुसकना, ठीक है। अगले घर वाले क्या कहेंगे माँ बाप को। इसी तरह से ये जो फैसला था वो किस्मत का फैसला समझ के रख लेती हैं। और यहाँ पर वो एक कोटेशन देता है कि ये जो लड़कियां थी उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता था उनकी अपनी शादी के बारे में, और उनको बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिया जाता था, उनको कोई ऐसी राय नहीं दी जाती थी कि कोई मर्द जो है उनके बारे में वो खुद राय दे के मैंने इससे शादी करनी है। अब तो मुंह खोल के कह देती है ना, अब तो ड्रामे इन्होंने ऐसे चलाए हुए हैं, बस जो उसी बंदे से शादी होगी जो बंदा माँ बाप ने चुन लिया है। ये जो शादी दिखाई इन्होंने मेहरू की, वो बड़ी हकीकतन शादी दिखाई गई है। उसका नतीजा ये होता है कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन होती है जनाब। रिश्ता देखने से पहले ये लोग जाते नहीं है, ना माँ बाप जाते हैं, ना जहाँ रिश्ता हो रहा है वहां जाते हैं। तो उसके नतीजा ये निकलता है कि मेहरू बेचारी एक गाय की तरह भेज दी जाती है मिराज के साथ। अब बेगम निहाल जो है वो हमारी वो मिराज को सिलेक्ट कर लेती है। कुछ भी नहीं होता उसके अंदर ऐसी चीज जिसको वो तारीफ के काबिल समझा जाए। सिर्फ जनाब ये होता है कि माँ बाप ने कहा होता है कि वो बड़ा ही दौलतमंद आदमी है। जो मीर निहाल होता है वो मिराज को देखता है शादी वाले दिन, पहली मर्तबा देखता है, और वो तो मजाकमत करता है इस रिश्ते के खिलाफ, कहता है मैं शादी नहीं होने दूंगा। हबीबुल्ला और असगर, याद है इन दोनों को हमने पहले भी पढ़ा था, ये अब्बा को कहते हैं अगर तुमने शादी कैंसिल कर दी इसका मतलब ये होगा कि हमारी लड़की में फॉल्ट है, हमारे खानदान में फॉल्ट है, भेजो दुल्हन को। नतीजतन मेहरू को भेज दिया जाता है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। इस जमाने में उन रिवायात का जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है जो माशरे ने उससे दिए होते हैं। अब बताते हैं उसकी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती है। एक उस काऊ से बड़ी जबरदस्त कोटेशन है जो कि एक कसाब के चाकू के नीचे आ गई है। ये कोटेशन मैंने यूज की हुई है मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये कोटेशन, मैंने ये खास तौर पर याद की। आगे आगे जनाब जहरा का करेक्टर दिखाया गया, बड़ा मुख्तलिफ करेक्टर है। माँ की तरह ये भी बड़ी होशियार चालाक है और बड़ी ईस्टर्न तो है, लेकिन ये जनाब बिल्किस का फोइल है, बिल्किस से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल शर्म नहीं करती है अपने जज्बात को बताने में, अपने एक्सप्रेशंस को बताने में। असगर के आगे असगर को ऐसी लड़की ही पसंद होती है, लेकिन आखिरकार इसको शादी करना पड़ जाती है कहीं और, क्योंकि माँ शादी इससे होने नहीं देती। मुश्तरी भाई जो है वो एक मेटाफर में दिखाया गया, तशबीहा दिखाया गया है एक तवाइफ का, जो कल्चर की अलामत दिखाती हैं कि जनाब इनको इस्तेमाल किया जाता है बस अपनी खुशी के लिए, अपनी तफरीह के लिए, लेकिन इनको कोई कानूनी मेयार नहीं दिया जाता। शादियां कर लो ना इनके साथ, क्यों नहीं शादियां करती, नहीं शादी नहीं करनी। ये कोशिश करती है कि ये साबित हो सिर्फ और सिर्फ तफरीह का जरिया अपने गाहक के लिए, और चाहती है कि तर्क कर दे इस प्रोफेशन को, कोई इससे ब्याह ले, कोई इससे शादी कर ले, लेकिन कौन शादी करे। वो महसूस करती है कि मैं बड़ी बेचारो मददगार हूँ, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उसका कोई मकाम नहीं, सोसाइटी उसे पसंद नहीं करती, उसका दूसरों के साथ कोई रोल नहीं है। अब उसकी बड़ी लैंग्वेज ऐसी होती है, मीठी जुबान होती है, बड़ी निडर किस्म की औरत हो जाती है। और क्योंकि निडर ही होती है ना, इनकी झिझक उतर चुकी होती है, ये इनमें शर्मिलापन नहीं रहता फिर। अब तासुरात उनके जो होते हैं नेचर के, वो बिल्किस का एक फॉइल है। बिल्किस को कवर करो तो जनाब हमारी मुस्लिम भाई उसको कवर करती है। बेगम जमाल जो हमें दिखाई गई है, ये भी वो खातून है जो शादी नहीं करती अपने शोहर की वफात के बाद, क्योंकि सोसाइटी उनको दबाव डालती है। वो रहती है ऊपर वाले पोर्शन में मीर निहाल के, ये मीर निहाल की वो है ना भाई की बेगम है, और इसी के साथ अंजुम जमानी रहती है जो कि इसकी साली है। दोनों खवातीन जो है ना ये बड़ी ही वहमी खवातीन है। इनका यकीन है खैर हुई होती हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं। बेगम जमाल हमेशा मुदाखलत करती है दूसरों के काम में। जब भी तो ये मुदाखलत करती है जब नीचे देखती है कि हाय हाय देवरानी का बेटा बाप के खिलाफ चल रहा है, कहती है अच्छा चलो तीली लगाती हूँ, पहुंच जाती है नीचे तीली लगाने के लिए। असगर तो नहीं कह रही होती कि हाँ हाँ मैं कहूंगी ना और फलानी को तुम्हारे लिए जाके उससे बात करके आए, अब्बा तुम्हारे मान ही जाएंगे बात में। ये यानी दूसरों के काम में ना इंटरफेयर करने वाली, फफे कुटने वाली लगा ले।
ये बड़ा एक्टिव पार्ट है असर की शादी के अंदर, क्योंकि यही वो जिसे कहते हैं ना सुलगती आग में शोला बना देती है। बल्कि इसके साथ इसका अपना बड़ा एक एजेंडा होता है इन्हें अब एक बदला भी रखा होता है मीर निहाल के साथ, क्योंकि मीर निहाल जो होता है ना, इशफाक से शादी का भी कोई चक्कर है यहाँ पर। इशफाक की शादी का मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये अपने बदले के तहत उसको पत्नियां पराती है कि चल तेरी शादी मैं करवाऊंगी। इसका जो जनाना के अंदर किरदार होता है ना, वो बड़ा पॉलिटिक्स है, बड़ी सियासतदान खतून है, हमेशा जो है ना साजिशें करती रहती है दूसरों के खिलाफ और अपनी दिलचस्पियां अपने इंटरेस्ट को देखती है। आखिर के नावल में हम जब एंड होने वाला होता है तो देखते हैं कि बुढ़ी है हो गई है और अभी तक बड़ी ही ग्रम्बल्स रही है, ऐसी गरजदार खतून रही है और बड़ी ही शिकायती टट्टू भी बनी रही है। एंड के ऊपर हमें फिर गुलबानो दिखाई जाती है। गुलबानो जो है ना वो बहादुर शाह जफर की पोती है जिसको दिखाया गया है। इसकी जिंदगी पे लाइट मारते हैं, उसके मसाइब दिखाते हैं, उसकी मुश्किलात दिखाते हैं जिनका वो सामना कर रही होती है। हालांकि वो शाही खानदान से ताल्लुक रखती है। ये ना आपको पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, रिलीजियस सिचुएशन और इसके बाद डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वुमेन, इन सब के हिसाब को आपने मद्देनजर रखना है। किरदारों की स्टोरी वही है, रेडी विद एक क्वेश्चन बन जाए आपका तो आपके सवाल फिनिश हो जाते हैं। कोटेशंस तैयार रखें इनकी, कोई वो इंग्लिश बूट वाली और यहाँ से ये काऊ वाली कोटेशन और जो अहमद ने खुद कही कोटेशन, 7-8 कोटेशन अपनी खुद निकाल के रखें, आपके सब सवालों में फिट हो जाएंगे। खास तौर पर ये मुस्लिम खवातीन को जर्नल हम बात कहाँ कर रहे थे, ये वुमेन जो खास, हाँ गुलबानो की बात हो रही है। गुलबानो आपका पॉलिटिकल सारा बैकग्राउंड दे रही है आपको कि वो जनाब बादशाह की पोती थी, नहीं नवासी थी, ग्रैंड डॉटर थी ना, नवासी थी उसकी, नवासी हो गई या पोती हो गई या बेटे की बेटी हो गई या बेटी की बेटी हो गई, कुछ इसका रिश्ता ऐसे ही बताया गया। इसकी सख्तियां दिखाई जाती है, जो ये देखती है फकीर बन जाती है, लोगों से मांगती है, मांगती भी नहीं है, ये अपने बहादुर शाह जफर की गजलें पढ़ती है, गली गली चल के तो लोग इसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। इसका जो है फरार दिखाया गया है दिल्ली से, क्योंकि वो मार रहे थे ना इन लोगों को उस वक्त जब मेयोनिटी का टाइम आ गया था। फिर इसकी शादी एक ऐसे कुक से हो जाती है जो इसके साथ बड़ा बुरा सलूक करता है। पहले वो शहजादी थी, कुक से शादी कर लेती है, कुक जो है ना बहुत बुरा सलूक करते हैं और इसकी हालत ऐसी है जो कि रीडर को दिखाती है, हम बड़े उदास हो जाते हैं कि लो ये होती है बादशाहत और ये होती है फिर जनाब बादशाहत के बाद क्या तकलीफें लेनी पड़ती है। वो मांगती नहीं है सीधी, लेकिन गाती है अपने दादा की नज़मों को, जो कि उसने अपनी कैद के दौरान लिखी थी। उमड़े दराज मार के मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। शायद बहादुर शाह जफर की ही ये गजलें हैं ना, ये इस तरह की। और फिर इसी तरह से हमें गुलबानो को जो पेश किया गया है वो एक मेटाफर, गुलबानो भी एक मेटाफर है जो दिखाता है कि जुल्म ऑफ किस्मत, किस्मत कितनी जालिम होती है। और फिर इसका लिविंग स्टाइल के एग्जाम्पल है कि हमारा ग्रैंडर लॉस्ट हो चुका है, मुगल एम्पायर जो था कभी वो खो चुका है, और जो चीजें हमारी सोशल इंडियन सोसाइटी में चलती थी वो भी तो खत्म हो चुकी हैं, अब वो सब चीजें बाकी नहीं रही। ये सारा आपका पॉलिटिकल सिनेरियो बन जाता है। चलें जी, डन हो गया आपका क्वेश्चन।